तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने बुद्ध मौर्यंस का एंड देख लिया था, मौर्यंस कैसे ख़त्म हुए थे। मौर्यंस के बाद हमने देखा था कि मौर्यंस के बाद डिक्लाइन हुआ कैसे था, वेस्टर्न मौर्यंस बने। तो वेस्टर्न मौर्यंस की क्या हिस्ट्री रही, ईस्टर्न मौर्यंस की क्या हिस्ट्री रही, उनका एंड कैसे हुआ। तो उसमें हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि जब ये एंड हुए तो इसके बाद एक हमारा साउथ में डायनेस्टी चली थी, जो हमने बात की थी कि हम नेक्स्ट में शुरू करेंगे। तो बेसिकली ये जस्ट एक थ्योरेटिकल पार्ट है, पर फिर भी एज पर हमारी क्रोनोलॉजी में आ रहा है तो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो हमारा बाद में पार्ट आया, जैसे पार्ट 8 में हम डिस्कस करेंगे, जो हमने पिछली में डिस्कस किया हुआ था कि संगम एज के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब संगम एज क्या है? संगम एज आपका अप्रोक्सीमेटली 3rd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी एडी तक चला, जो रफली यू कैन से 300 बीसी से 200 एडी में। अब सबसे पहले बाकी चीजें छोड़ो, संगम का मतलब क्या है? अब आप सबने संगम इलाहाबाद के बारे में सुना होगा। इलाहाबाद को संगम भी कहते हैं, प्रयागराज जिसको कहते हैं, प्रयाग का मतलब होता है संगम। तो संगम क्या होता है? अब इलाहाबाद के बारे में आप सबको पता है इलाहाबाद क्या होता है कि गंगा आ रही होती है, देन इधर से आपकी, जैसे अभी हम ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे, गंगा हमारी चलती है इधर, यमुना हमारी ऐसे आती है और यहाँ पे गंगा से मिलती है। तो ये हमारी यमुना रिवर है, ये हमारी गंगा रिवर है, ये आगे चल के गंगा बनती है। मतलब यमुना इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, जो रिवर जिसमें मिलती है वो उसकी ट्रिब्यूटरी होती है। तो यमुना ट्रिब्यूटरी को यहाँ इलाहाबाद में मिलती है। ओके, ऐसे कई गंडक मिलती हैं, कोसी मिलती है, केन, बेटवा, हर किसी में मिलती है। तो इन दी एंड यमुना गंगा के साथ इलाहाबाद में मिलती है। इसको हम कहते हैं संगम। मतलब 2 रिवर्स मिलती हैं और एक सरस्वती मिलती है जो कि हिडन रहती है, यहाँ पे होती नहीं है सरस्वती रिवर। तो इसके बाद यहाँ पे जैसे इसमें ये हुआ है कि हमारा संगम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे संगम क्या था, जो नीचे साउथ में ड्यूरिंग मौर्यंस 3 किंगडम चलते थे, चेरा, चोला एंड पांड्यास। तो जैसे यहाँ मैंने बताने की कोशिश की है, जो ये था चेरा, जो आज के में आप कह सकते हैं कुछ पार्ट कर्नाटका का और मैक्सिमम पार्ट केरला का, ये हमारा चेरा था। जो सेकंड हमारा है वो है पांड्यास, जो कि तमिलनाडु यू कैन से। और जो ये थर्ड मैंने मेंशन किया वो है चोलास, वो आपका अरुणाचल प्रदेश, मतलब उस टाइम अरुणाचल प्रदेश नहीं कह सकते, पर आज के में कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो अगर आप नेट पे देखें तो आपको अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु के नॉर्थ की तरफ कहीं ना कहीं फाउंड होंगी। तो ये जो 3 राज्य थे, अब ये 3 राज्य तो अलग है, इनका संगम से क्या रिलेवेंस है? संगम मतलब क्या है कि ये तीनों एक साथ आए, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस हुआ संगम का। पर ये आएंगे क्यों तीनों एक साथ? या तो लड़ने आएंगे या कोई रिश्तेदारी हो तो आएंगे। तो संगम पीरियड जो है, इस टाइम लिटरेचर, तमिल की जो लिटरेचर हुई थी उसको आप कह सकते हैं संगम। मतलब कैसे आपको बताएं कि संगम लिटरेचर हम जो, जैसे स्वयंवर होता है तो स्वयंवर में सारे राज्यों को बुलाते हैं किसी एक जगह पे, आप आइए और अपना हुनर दिखाइए। तो ऐसे संगम पीरियड हुआ था जहाँ पे चेरा, चोला, पांड्यास की तरफ से हर लिटरेचर, पोएट, स्कॉलर इवन बाहर से आते थे। तो यहाँ पे ये इस एज को संगम एज कहते थे, जहाँ पे वो बैठ के जैसे वेद लिखते हैं, कुछ करते हैं। तो ऐसे लिटरेचर का जो मेन गोल्डन पीरियड था वो संगम एज था। ये हेल्ड करता था पांड्यास, पांड्यास इसको ऑर्गेनाइज करते थे, पांड्यास की पेट्रोनेज में संगम एज हुआ करता था। तो ये संगम एज है जहाँ पे लिटरेचर, तीनों राज्य के लिटरेचर का कॉन्फ्लुएंस हुआ, उसको संगम एज कहते हैं। और ये हुआ था पांड्यास के पेट्रोनेज में। ओके, तो ये है क्या चीज बेसिकली? अब ये जहाँ पे मिला, संगम एज को कहते हैं कि एरिया वो था जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के इन बिटवीन था। ऊपर कृष्णा, साउथ में तुंगभद्रा। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो रीजन था वो संगम पीरियड, संगम एज में आता था। क्योंकि उस टाइम स्टेट्स डिफाइन नहीं थी, क्या था क्या नहीं था। उस टाइम तो इंडिया का मैप था एक पूरा, उसके अंदर ऐसा, जैसे हम पॉलिटिकल और फिजिकल मैप देखते हैं, तो उस टाइम ये फिजिकल मैप ही था, पॉलिटिकल मैप तो बाद में बना। तो फिजिकल मैप में आपने देखा होगा, फिजिकल मैप में रिवर्स ही दिखती हैं आपको, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई ईस्ट फ्लोइंग है, कोई वेस्ट फ्लोइंग है। तो वो इसके हिसाब से रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो एरिया था उसको कहते हैं संगम एज। क्लियर है? अब जैसे पहले बताया कि असेंबली ऑफ तमिल स्कॉलर्स, तमिल पोएट्स, उसको कहते हैं संगम पीरियड। इस टाइम ये मिलके आए थे, बैठे थे। गोल्डन और अगस्त्यन एज इसको कहते हैं। अगस्त्या आप सबने सुना होगा, अगस्त्या मतलब कई बॉलीवुड मूवीज में भी नाम रहता है। जैसे पहले मूवी थी
जाने मन आई थिंक उसमें अक्षय कुमार का नाम होता है अगस्त्य। तो अगस्त्य जो थे वो उनको अगस्त्य तमिल लिटरेचर के फादर को कहते हैं अगस्त्यास, मतलब यू कैन से कि उनको उपाधि दी है कि तमिल लिटरेचर के अगर कोई फादर थे वो अगस्त्य थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है संगम पीरियड के बारे में। अब ये जैसा मैंने पहले बताया ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसमें मतलब क्रोनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि संगम पीरियड था जिसमें चेरा, चोलास और पांड्यास थे। अब इसमें कई चीज़ें लिटरेचर का ये जैसे प्रोनाउंस करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है। तोल का पीएम, इटू टोकाई, पट्टू पट्टू, पटिंग, नेम किल नाकू। अब इसमें 2 एपिक्स हुई हैं। ये एपिक्स इतना यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, पर अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सिलीपथिकरम और मनी मेघलाई, ये 2 एपिक्स हुई हैं। एपिक्स का मतलब जैसे रामायण और महाभारत एक एपिक है, वैसे ये 2 एपिक्स हुई हैं। ये इसके लिटरेचर में आता है। और जो सबसे चीफ इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे सबसे मेजर थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छी थी उस टाइम, मतलब आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऑक्यूपेशन जो मैक्सिमम लोगों का सोर्स ऑफ अर्निंग थी वो एग्रीकल्चर ही थी। अब एग्रीकल्चर अर्निंग थी तो एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कि जो हम ग्रो कर रहे हैं उससे। अब एग्रीकल्चर ग्रो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर ग्रो करने के बाद सेल होगी, सेल के बाद जिसका जितना एरिया है उसका वो टैक्स भरना पड़ा, मतलब उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर जब चीफ ऑक्यूपेशन था तो जो चीफ रेवेन्यू या सोर्स ऑफ इनकम या चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो था लैंड रेवेन्यू। मतलब क्या निकल रहा है, कितना एरिया है, एरिया के हिसाब से कितना पे कर रहे हैं। तो चीफ सोर्स यहाँ पे लैंड रेवेन्यू था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि संगम एज में चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो इस संगम एज का जो लिटरेचर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, लिटरेचर बेसिकली उस टाइम बना है तो ये इसका रेलेवेंस देते हैं। आप इसको एक सोर्स भी कह सकते हैं कि सोर्स को डिफाइन करता है। यहाँ पे जो संगम का लिटरेचर के साथ साथ सोर्स है, ये भी ये सारी चीजें सोर्स पे भी आप कह सकते हैं। और दूसरा सोर्स इसका क्या था, जितने मेगास्थनीज, स्ट्राबो, प्लिनी, टोलमी, ये सब आपको मैंने पढ़ाए हैं। जैसे मौर्यन एम्पायर के टाइम में काफी फेमस हुए हैं, कुछ चंद्रगुप्त के टाइम, कुछ बिंदुसार के टाइम। तो ये सब बेसिकली ग्रीक ऑथर्स थे, अगर याद होगा आपको। जैसे अगर हम बात करें अलेक्जेंडर ने सेलुकस निकेटर को वहां पे छोड़ा था, तो सेलुकस निकेटर ने यहाँ पे मेगास्थनीज को भेजा था मौर्यन एम्पायर में एज एन एम्बेसडर। आप मतलब यू कैन से अपना दूतावास बना के जो भेजा था, इसको भेजा था। तो ये सारे ग्रीक ऑथर्स थे। इनके द्वारा जो लिखी हुई चीजें हैं, जो इन्होंने लिखी हैं, उसमें भी आपको ये पता लगेगा कि इन्होंने संगम पीरियड का डिफाइन किया है। जैसे कि ये 300 बीसी से 200 एडी था। मौर्यन एम्पायर याद होगा 323 बीसी में स्टार्ट हुआ था। धनानंद के बाद जो मौर्यन एम्पायर आया 323 बीसी में, तो अगर ये 300 बीसी से 200 एडी तक है, तो जो 323 है वो आपका इधर से लेके यहां तक कहीं चला होगा मौर्यन एम्पायर, है ना। तो चंद्रगुप्त के टाइम इतना नहीं था, पर बिंदुसार जो 292 में आए थे आई थिंक, उनके टाइम ये चीज थी, ये थे। तो इनके द्वारा जो सोर्स दिए हुए हैं, राइटिंग में दिए हैं, उसमें भी संगम पीरियड का मेंशन किया है। और इन्होंने बीइंग अ ग्रीक ऑथर आउटसाइडर, तो इन्होंने बेसिकली इस पे ट्रेड पे फोकस किया है कि ट्रेड इनका वेस्ट का साउथ के साथ काफी था। साउथ का वेस्ट के साथ क्या था कि जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, तो जो हमारा हमने इधर मेंशन किया, चेरा इधर थे, पांड्या इधर थे और चोलास इधर थे। तो इनका बेसिकली चोलास का जो चोलास थे हमारे, इनका वेस्ट के साथ ट्रेड चलता था रोमन्स के साथ। अभी हम चलो इसी पे बात कर लेते हैं, जो ट्रेड की बात हुई है। जो हमारा ये साउथ का पीरियड था संगम एज में, चेरा, चोलास, पांड्यास में, इसमें बहुत एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो गया था। इधर इंडिया के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बहुत हुआ। बहुत क्यों हुआ? जैसे हमने यहाँ पे बात की है कि इनका एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, तो ये उगा रहे थे। अब ये उगा क्या रहे थे? ये उगा रहे थे मसाले, स्पाइसेस। साउथ में स्पाइसेस फेमस हैं, स्पाइसेस, कॉटन। तो बेसिकली कॉटन आप कह सकते हैं क्लोथ्स, ये कॉटन क्लोथ्स एक्सपोर्ट होते थे। तो यहाँ पे ये दो चीजें एक्सपोर्ट होती थी, स्पाइसेस और कॉटन क्लोथ्स। ये एक्सपोर्ट होता था वेस्ट में। अब वेस्ट वाले इनको इसके अगेंस्ट देते थे मनी, रेड वाइन, हॉर्सेस। तो ये काफी चलता रहा। तो इस वजह से जितना आप इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट में आपको वेल्थ आ रही है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो गया था काफी।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है संगम पीरियड के बारे में, चेरास, चोलास और पांड्यास के टाइम। तो इस वजह से इस ट्रेड को लेके कि इन्होंने कॉटन क्लॉथ्स और स्पाइसेस उधर जाते थे, उधर से वेल्थ इधर आती थी, तो एक एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो गया था, जो कि इन्होंने रेफरेंस दिया है ट्रेड बिटवीन वेस्ट एंड साउथ इंडिया। ओके, ग्रीक ऑथर से। इसके अलावा जो हमारे मोरियंस चल रहे थे, मोरियंस ने क्या किया था, उन्होंने भी इंस्क्रिप्शन दी थी अपनी, जैसे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है और अशोकन्स की कई इंस्क्रिप्शन है, उसमें भी संगम एज का मेंशन है। ओके, तो ये हमारा बेसिकली सोर्स हो गया संगम का। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं कि संगम एज में एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, पॉलिटी क्या थी। तो संगम एज की इकोनॉमी आप कह सकते हैं कि जैसी अर्ली वैदिक पीरियड की टाइम की वैसी थी, वुमेन्स इक्वल थी। अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक का जो बीच का कॉन्फ्लुएंस है, उसमें आप कह सकते हैं कि संगम एज कहीं कहीं मैच करता था। वुमेन्स इक्वल टू मेन थी, जेंडर इक्वलिटी थी, वुमेन्स अपना लाइफ पार्टनर खुद चुन सकती थी, सारा कुछ उनको इक्वल था, जैसा कि अर्ली वैदिक में था। पर लेटर वैदिक में आगे वुमेन्स की लाइफ खराब हो गई थी, इक्वलिटी खत्म हो चुकी थी, उनको कहीं तक सीमित कर दिया था। वो भी इसमें है, सती प्रथा यहाँ कुछ कुछ जगह पे होती थी। सती प्रथा होती थी, जो विडो वुमेन होती थी, बेसिकली सती भी जो विडो वुमेन हुआ करती थी, विडो वुमेन की कंडीशन बहुत ही मिजरेबल हो गई थी, जैसे उसमें हो गई थी विडो वुमेन की और डॉटर की पोस्ट वैदिक में, वैसे यहाँ पे तो सती प्रैक्टिस होती थी और विडोज की लाइफ काफी खराब हो गई थी। अदरवाइज वुमेन्स को इक्वलिटी भी थी, राइट। आप ये कह सकते हैं कि शादी से पहले और अगर आपका हस्बैंड है तो वुमेन ठीक है, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको गलत सिंबल दिया जाता था, सती प्रैक्टिस हुआ करती थी। डीटी इनके थे मुरुगन। मुरुगन आप सबने आई एम श्योर सुना होगा। मुरुगन बेसिकली तमिल गॉड थे, तो ये प्राइमरी मतलब प्राइम डीटी थे ये उस टाइम। मुरुगन अब भी इनको मानते हैं, पर संगम एज में प्राइम डीटी मुरुगन थे। इनके साथ विष्णु, इंद्र भी थे, इनको भी पूजा जाता था किसी और नाम से, पर बेसिकली मुरुगन को ज्यादा पूजा जाता था। ये प्राइम सोर्स थे। एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन था, और कॉटन क्लॉथ, फैब्रिक और स्पाइसेस जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया, ये इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे फेमस थे। ये हमारे वेस्ट के साथ ट्रेड हुआ करता था इनका, और यहाँ पे इंडस्ट्री ने काफी अच्छा काम किया, इंडस्ट्री ग्रो हुई, शिप बिल्डिंग काफी बनी, और ऑक्यूपेशन मैंने आपको बता ही दिया एग्रीकल्चर का था। उसके साथ साथ इंडस्ट्री में भी काफी ग्रोथ हुई, जैसे कि स्पाइसेस बन रही हैं, कॉटन क्लोथ्स बन रहे हैं। तो वो इंडस्ट्री थी, इतनी लार्ज स्केल पे नहीं थी, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी। कॉटन क्लोथ्स बनते थे, फैब्रिक बनते थे, शिप बिल्डिंग का काम हुआ, क्योंकि अब ट्रेड करना है आपने, अगर उनको कुछ देना है तो किस तरह देना वो मैटर करता है, तो शिप बिल्डिंग हुई। स्पाइसेस बने, स्पाइसेस पैकिंग हुई, भेजा, तो ये सब एक अच्छी इकोनॉमी स्टार्ट हो चुकी थी वहां पे। तो ये संगम एज की साउथ की बात हो रही है। और ये डिक्लाइन कब हुआ, एक काला भरस करके एक डायनेस्टी आई थी जिसने पांड्यास को खत्म किया था। उस टाइम पांड्यास रूल कर रहे थे संगम एज में, तो पांड्यास को इन्होंने मारा, इनसे लड़े, और उसके बाद काल भरास करके डायनेस्टी है। इसका इतना रेलेवेंस कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं, जस्ट एक क्रोनोलॉजी में आता तो ये है कि संगम डायनेस्टी का एंड हुआ था काल भरस से, काला भरस, जिसको डार्क एज भी कहते हैं कई हिस्टोरियंस। तो ये एंडिंग का मेन रीजन था संगम का। अब काल भरस के बाद आए थे पल्लवास। पल्लवास के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पल्लवास आपके आए थे, पल्लवास के राष्ट्रकूट आपके आए थे। तो ये बहुत मेजर टॉपिक है, कोशिश मैंने की थी कि मैं इसी में कवर करूंगा, पर नहीं हो पाएगा इसमें कवर। तो बेसिकली ये यही है कि आपने संगम के बाद काल भरस आए थे, काल भरस को ओवरटेक किया था पल्लवास ने। तो पल्लवास के बारे में आप अभी मत सोचिए, नेक्स्ट में हम करेंगे। तो इसकी अब मैं बात करूं चेरा, चोलास और पांड्यास की, तो ये तीन डायनेस्टीज थी। इनकी कैपिटल थी मुजिरी, जिसको वांची भी कहते हैं। चोलास की कैपिटल थी तंजावुर और पांड्यास की मदुरई। चेरास की कैपिटल थी मुजिरी, वांची, चोलास की तंजावुर, पांड्यास की मदुरई। इसमें भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने आपको स्टेट्स बताई हैं। चेरास केरला में थे, तो ये केरला की ही आज की डेट में है। चोलास आपके आंध्र प्रदेश में थे, तो तंजावुर। पांड्यास आपके मदुरई में थे, तो ये नियर बाय तमिलनाडु जो आज भी है। सबसे पावरफुल किंग इनके थे सेंगुतुरन, इनके करिकला और इनके नेदियोन। एम्बलम की बात करें तो इनका एम्बलम था बो एंड एरो, इनका टाइगर और इनका फिश, जो सिंबल था, एक एम्बलम था। तो हमारा इंडियन का नेशनल एम्बलम क्या है, जो सारनाथ पिलर अशोकन का है, वैसे इनका बो एंड एरो, इनका टाइगर और इनका फिश। अब सबसे मेन जो चीजें आती हैं, ये इन्होंने भेजी थी एम्बेसी चाइना में, साउथ इंडिया से फर्स्ट टाइम। ओके, इन्होंने नेवी बनाई थी, नेवी मेंटेन की थी, और इनके द्वारा जो फोर्ट फाउंड हुआ था पुहार फोर्ट।
पुहार सिटी के नाम से, और इसके साथ इन्होंने कावेरी रिवर पे भी एक अच्छा बंदरगाह बनाया था, ये भी आपसे कोई पूछ सकता है। और इन्होंने अपनी रेगुलर आर्मी एस्टेब्लिश की थी, एक रेगुलर बेसिस पे आर्मी, कि ये आर्मी इतनी रहेगी, मतलब जिसको कहते हैं कि जॉब बनाना, वो आर्मी इन्होंने बनाई थी कि ये परमानेंट आर्मी रहेगी रेगुलर बेसिस पे। तो ये हमारे चेरा चोलास और पांड्यास का था। इसमें इन्होंने कई बैटल लड़ी हैं, जैसे बैटल ऑफ वेनी हुई थी, एक वेनी की बैटल। तो ये बैटल ऑफ वेनी क्या थी, इसमें चेरास चोलास और पांड्यास की आपस में लड़ाई हुई थी, जिसमें चोलास जीते थे और चेरास चोलास पांड्यास और 11 अदर्स थे, मतलब टोटल यू कैन से 11 + 3 14 लोगों की लड़ाई हुई, जिसमें चोलास विन किए। तो ये ऐसे चलता रहा, एक बार ये डिक्लाइन हो गए थे इनकी वजह से, उसके बाद ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी के बाद दोबारा रिवाइव हुए थे। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, थ्योरेटिकल पार्ट है, तो मैं इसके लिए आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो दूंगा, जिसमें सारा थ्योरेटिकल, जितने भी इनके बेसिक्स, जैसे ये टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसी थी एडमिनिस्ट्रेशन में, मिनिस्टर्स को क्या कहते थे, ऑफिसर्स को क्या कहते थे, वो सब मैं आपको एक अलग वीडियो दूंगा, जिसमें इन्हीं सबका मेंशन होगा कि तमिल संगम पीरियड में तमिल लिटरेचर में क्या क्या नाम इनको दिए गए थे। तो यही मैं ये अपनी पार्ट 8 की वीडियो खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट में हमारा जो मेन रहता है हर्षास गुप्तास, जो कि मेडिवल इंडिया से स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद इन्हीं गए पल्लवास राष्ट्रकूतास, ये हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि 1 या 2 दिन में हमारा एंशिएंट खत्म होगा और मेडिवल स्टार्ट करेंगे। मेडिवल में आपका गुप्तास हर्षास के बाद दिल्ली सल्तनत आएगी, तो मेडिवल लंबा रहेगा और मेडिवल इंटरेस्टिंग रहेगा। उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी, देखी भी होंगी हिस्ट्री में या सीरियल्स में। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।